क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिग बाजार में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जहां हर महीने करोड़ों लोग शॉपिंग करने आते थे, जहां सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि लोगों का भरोसा था, वो कंपनी आखिर खत्म कैसे हो गई? एक समय ऐसा था जब भारत में रिटेल की बात होती थी तो सिर्फ एक नाम सामने आता था, वह था बिग बाजार। लेकिन आज वो स्टोर बंद हो चुका है, उनकी जगह दूसरे ब्रांड ने ले ली और कभी रिटेल किंग कहलाने वाले किशोर बियानी हजारों करोड़ के कर्ज में डूब गए। तो आखिर क्या हुआ? क्या बिग बाजार का बिजनेस मॉडल गलत था? क्या ऑनलाइन शॉपिंग के इसे खत्म कर दिया या फिर कंपनी ने खुद इसकी बर्बादी की कहानी लिखी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिग बाजार की शुरुआत, उसकी बेतहाशा सफलता और फिर उसकी सबसे बड़ी गलतियां जिन्होंने भारत में सबसे बड़े रिटेल ब्रांड को खत्म कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं और ये कंपनी की कहानी नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। किशोर बियानी का जन्म मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उसका परिवार टेक्सटाइल और सिल्क मिल के बिजनेस में जुड़ा हुआ था, लेकिन किशोर बियानी बाकी लोगों से अलग सोच रखते थे। उन्होंने सिर्फ फैमिली बिजनेस संभालना नहीं था, उन्होंने कुछ बड़ा करना था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को एक अलग तरह का ट्राउजर पहने देखा, वहीं से उनके दिमाग में फैशन बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने कपड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा कमाने लगे। फिर उन्होंने खुद का ब्रांड लॉन्च किया। 1987 में उन्होंने कोलकाता में पहला स्टोर खोला, जिसका नाम बाद में पैंटलून बना। उस समय भारत में ब्रांडेड फैशन का कल्चर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन किशोर बियानी ने जल्द समझ लिया था कि आने वाले समय में लोग सिर्फ कपड़े नहीं, एक एक्सपीरियंस खरीदेंगे। पैंटलून तेजी से सफल होने लगा। कुछ ही सालों में देश भर में इसके स्टोर खुलने लगे और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे बड़े रिटेल साम्राज्य की कहानी। अब किशोर बियानी सिर्फ कपड़े बेचकर संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझी। एक आम आदमी अपनी कमाई का सिर्फ छोटा हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी पैसा राशन, सब्जी, किचन आइटम और रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करता है। तो उन्होंने सोचा, अगर एक ही जगह सारी चीजें मिलने लगने लगे तो लोग जरूर आएंगे। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण भारत में मशहूर सरावाना स्टोर्स का मॉडल देखा, जहां एक ही बिल्डिंग में हर चीज बिकती थी। किशोर बियानी ने कई दिनों तक उस स्टोर को ऑब्जर्व करते रहे। वो समझना चाहते थे कि लोग वहां क्यों आते हैं, कैसे खरीदते हैं और बिजनेस कैसे चलता है। फिर 2001 में कोलकाता में खुला पहला बिग बाजार और पहले ही दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इतनी भीड़ आई कि स्टोर का दरवाजा टूट गया। लोगों को लगा कि यहाँ सच में सस्ता सामान मिलता रहा है। बिग बाजार का मॉडल बहुत सिंपल था, बुल्क में सामान खरीदो और सस्ते में बेचो और ज्यादा ग्राहक लाओ। देखते ही देखते पूरे भारत में बिग बाजार छा गया। 2009 तक इस कंपनी के पास 100 से ज्यादा स्टोर थे। हर साल लगभग 30 करोड़ लोग बिग बाजार जाते थे। उस समय बिग बाजार सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि भारत मिडिल क्लास का सपना बन चुका था। अब सवाल आता है, आखिर बिग बाजार इतना सफल क्यों हुआ? पहला कारण था भारतीय मानसिकता को समझना। उस समय विदेशी रिटेल ब्रांड भारत में आ रहे थे, उनके स्टोर बहुत हाई फाई थे, लेकिन आम भारतीय वहां सहज महसूस नहीं किया करते थे। बिग बाजार में बिल्कुल उल्टा किया, स्टोर में भारतीय बाजार जैसा बनाया। ऑफर, डिस्काउंट, भीड़ और लोकल फील। यहाँ ग्राहक को लगता था कि वह पैसा बचा रहा है। दूसरा बड़ा कारण था प्राइम लोकेशन। बिग बाजार हमेशा ऐसी जगह खुलता था जहां बस, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा कारण था लोकलाइजेशन। हर शहर के हिसाब से अलग सामान रखा जाता था। अगर किसी शहर में खास तरह का खाना पसंद किया जाता है तो वही ज्यादा स्टॉक होता था। चौथा कारण था भारी डिस्काउंट। वेडनेसडे बाजार, सबसे सस्ता दिन जैसे ऑफर लोगों को खींच आते थे। उस समय लोग फैमिली के साथ पूरा दिन बाजार में बिताते थे। शॉपिंग एक इवेंट बन चुकी थी और यही कारण था कि किशोर बियानी इंडिया का सैम वॉल्टन कहा जाने लगा। लेकिन फिर एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरा साम्राज्य को खिला दिया। जब कोई बिजनेस तेजी से सफल होता है तो उसमें बड़ा खतरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। बिग बाजार के साथ भी यही हुआ। किशोर बियानी को लगने लगा कि वो हर बिजनेस में सफल हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ रिटेल तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, स्टॉक ब्रोकिंग, यहाँ तक कि मूवीज में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। यानी कंपनी हर सेक्टर में घुसने लगी। अब समस्या क्या हुई? इतने सारे बिजनेस संभालने के लिए भारी पैसा चाहिए था और इसके लिए कंपनी ने कर्ज लेना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक लगा क्योंकि कंपनी तेजी से बढ़ रही थी,
लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक नियम होता है, ग्रोथ अच्छी है लेकिन बिना कंट्रोल वाली ग्रोथ खतरनाक होती है। 2012 तक कंपनी पर हजारों करोड़ों का कर्ज हो चुका था और फिर कंपनी ने एक रिस्की फैसला लिया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी जो सामान बाहर से खरीदते थे उसे खुद बनाना शुरू कर दिया। कपड़े, फूड पैकेजिंग, ग्रोसरी प्रोडक्ट सब खुद बनाने लगे। सोच अच्छी थी लेकिन इसके लिए और ज्यादा पैसा चाहिए था और कंपनी लगातार कर्ज में डूबती चली जा रही थी। अब कहानी में एंट्री होती है इंटरनेट की। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी लेकिन बिग बाजार को लगा कि भारत में हमेशा लोग ऑफलाइन खरीदेंगे। हालांकि कंपनी ने 2007-8 में ई कॉमर्स ट्रायल शुरू किया था लेकिन उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने करोड़ रुपए खर्च किए, फिर प्रोजेक्ट बंद कर दिया और यही सबसे बड़ी गलती हो गई क्योंकि कुछ साल बाद भारत में आया जियो। सस्ता इंटरनेट आया, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, घर बैठे सामान मिलने लगा, कैश ऑन डिलीवरी शुरू हो गई, रिटर्न पॉलिसी आसान हो गई और धीरे धीरे लोग स्टोर जाने के बजाय मोबाइल से खरीदने लगे। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ने लगे लेकिन बिग बाजार अभी भी पुराने मॉडल पर अटका हुआ था। उसका 85% रेवेन्यू सिर्फ फिजिकल स्टॉक से आता था, यानी अगर दुकान बंद तो बिजनेस बंद। और फिर आया वो समय जिसने पूरी कंपनी को खत्म कर दिया। 2020 में दुनिया में कोविड-19 फैल गया, लॉकडाउन लग गया, मॉल बंद हो गए, लोग घरों में कैद होने लगे। अब बिग बाजार की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल स्टोर पर निर्भर था लेकिन स्टोर ही बंद हो गए। उधर कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ रहा था। बिजनेस बंद हो सकता है लेकिन लोन कभी बंद नहीं होता। बिग बाजार के पास कैश फ्लो खत्म हो गया, सप्लायर पेमेंट अटकने लगी, कर्मचारी की सैलरी में दिक्कत आने लगी। कंपनी पहले ही कमजोर थी और कोविड ने आखिरी झटका दे दिया। आखिरकार फ्यूचर ग्रुप भारी कर्ज में डूब गया और उसका साम्राज्य टूटने लगा। फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार की पेरेंट कंपनी है। जब फ्यूचर ग्रुप संकट में आया था तब रिलायंस ने कंपनी को खरीदने का प्लान बनाया। रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप के स्टोर लेना चाहता था लेकिन बीच में आ गया अमेज़न ने दावा किया कि फ्यूचर ग्रुप पहले से उनके साथ एग्रीमेंट में है। फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई, मामला कोर्ट तक पहुंचा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी के स्टोर बंद हो गए थे, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ने लगे थे और धीरे धीरे बिग बाजार का नाम बाजार से गायब होने लगा। एक समय जिस ब्रांड की भारत में तूती बोलती थी वो इतिहास बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बिग बाजार फेल हुआ तो डीमार्ट सफल कैसे बना? दोनों का बिजनेस लगभग एक जैसा था, फिर फर्क कहाँ था? अगला फर्क डेट। बिग बाजार कर्ज लेकर तेजी से बढ़ रहा था लेकिन डीमार्ट पहले प्रॉफिट कमाता था, फिर उसी प्रॉफिट से नए स्टोर खोलता था। दूसरा फर्क लोकेशन स्ट्रेटेजी। बिग बाजार प्राइम लोकेशन और मॉल्स में स्टोर खोलता था जहाँ किराया बहुत ज्यादा होता था। डीमार्ट ने सस्ते आउटस्कट चुने, कई जगह जमीन खुद खरीद ली। तीसरा फर्क प्रोडक्ट सिलेक्शन। बिग बाजार हर चीज बेचने लगा लेकिन डीमार्ट ने सिर्फ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। चौथा था सिंप्लिसिटी। डीमार्ट ने बिजनेस को सिंपल रखा, ना ज्यादा एक्सपेंशन ना बेवजह डाइवर्सिफिकेशन, और यही कारण है कि डीमार्ट भारत की सबसे सफल रिटेल कंपनी में से गिनी जाती है। बिग बाजार की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है, बिजनेस सिर्फ ग्रोथ से नहीं चलता। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, कैश फ्लो नहीं है और मार्केट के बदलने ट्रेंड्स को समझने की क्षमता नहीं है तो सबसे बड़ा ब्रांड भी खत्म हो सकता है। किशोर बिरयानी विजनरी थे, उन्होंने भारत ऑर्गेनाइज रिटेल को नई पहचान दी लेकिन कुछ गलत फैसलों के कारण साम्राज्य गिर गया। आज भी लाखों भारतीयों के लिए बिग बाजार सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि यादों का हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है बिग बाजार फिर से वापसी कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।